अरे भाई रजत, इतने दिनों बाद तुम्हारी बहन तुम्हें मिलने आई है, तो कुछ मिठाई विठाई नहीं खिलाओगे? खाओगे, खिलाओगे कुछ भी? लेकिन अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं पहले अपने भाई को राखी बांधूं। अरे इसमें एतराज की क्या बात है? भाई की कलाई पे राखी बांधना तो हर बहन का अधिकार है, प्लीज। और राखी बंधवाने के बाद अपनी जेब खाली करना हर भाई का अधिकार है। नहीं जानती मैंने इस पल का कितने सालों से इंतजार किया। हमेशा खुश रहो, हंसती रहो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर जाए। और याद रखना, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। भगवान करे सब बहन को आपके जैसा भाई मिले। रुक जा! रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मुझे माफ कर दो। क्यों मारना चाहते हो मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ ये तुझे कभी भी नहीं पता चलेगा। कट! यार पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा है। राइटर ने इतना अच्छा इस सीन को लिखा है और तुम दोनों इस सीन को उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। माफ कीजिएगा सर, एक और बारी कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा विजय, तुम अपने डायलॉग के पॉज पे ध्यान दो, बहुत फास्ट बोल रहे हो। ओके ओके सर। अच्छा शीतल, एक काम करो, तुम इस बार इधर से नहीं, तुम इस तरफ से भागो और वहां जाके गिरना। ओके चलो। ओके ओके चलो, गेट रेडी, रोल साउंड, रोल कैमरा। कुल्हाड़ी की कसम, सीन नंबर 150, शॉट 1, टेक 5, एक्शन। रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। कट! शीतल, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तुम इतनी जल्दी क्यों गिरी? तुम्हें और भागना था। यार क्या बोलूं मैं, तुमने सब गड़बड़ कर दिया यार, और भागना था। इतनी जल्दी क्यों गिर गई तुम? सर वो पता नहीं आप पैर में आके कुछ अटक गया और दया अभी तक आया नहीं। आजकल अपने पुराने दोस्तों को भूल गया वो। कैसे वक्त होगा सर, नए दोस्त बना लिए, लेके गए होंगे घुमाने के लिए कहीं। नए दोस्त मिल गए तो आदमी पुराने दोस्तों को भूल जाता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा समझा नहीं, समझते सब हो फ्रेडी। ना समझी का नाटक मत करो। दया सर की बहुत तरफदारी करते हो तुम। अच्छा वो मैं समझ गया सर। समझ गया ना? वाह मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया कॉफी पीने को मिली है। अच्छा कॉफी अच्छी है। तो बिल पेमेंट कर देना यार। वैसे सर आपको मानना पड़ेगा, आप अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले। तो फिर कहाँ लेके गए थे डॉक्टर तारिका को खाने पे? संयोग के बाद? अरे संयोग हो तो गया। और उसके जाने के बाद हम लोग खाने। तुमने सही कहा रजत, मैं अपने दोस्तों को नहीं भूलता फ्रेडी, चाहे वो नए हो या पुराने हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर तारिका को भी यहाँ पे बुला लेते। क्यों क्यों? वो क्या है, सालून के साहब का चेहरा देख देख के बोर हो गई होगी ना बेचारी। ये बात तो सही कही तुमने, लेकिन वो हैदराबाद गई है ना। हैदराबाद? क्यों सर? राखी आ रही है ना, तो उनका कोई सगा भाई नहीं है। हैदराबाद में एक कजिन है, तो उन्हीं को हर साल राखी बांधने जाती है। वैसे सर सगा भाई या सगी बहन ना होने का अकेलापन मैं समझ सकता हूँ। मेरी भी कोई सगी बहन नहीं है, वैसे तो कोई कजिन भी नहीं है, बस एक मुंह बोली बहन थी,
गीता। ठीक, मतलब आप कहाँ हैं? सर बचपन में मेरी पड़ोसी थी, हर राखी पर मुझे राखी बांधा करती थी। फिर स्कूल के बाद मुझे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा। जब लौटा तो देखा कि गीता वहाँ से चली गई थी। सर तब से हर साल उसे राखी पर बहुत मिस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगी बहुत खुश होंगी, और तुम्हें भी उतना याद करती होंगी जितना तुम उन्हें याद करते हो। आप चिंता मत करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम दोनों को जल्द से जल्द मिला दे। इस बार की राखी आपके लिए खुशियां लेके आएगी। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। लाश कहाँ पे? इस आदमी की उम्र 45 साल है और इसे मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए अभिजीत। 2 दिन से लाश पड़ी हुई है। किसी जानवर ने मारा है क्या इसे? हो सकता है, देखो इसके शरीर का मांस जगह जगह से खा लिया गया है। सर मैंने सुना है कि इस इलाके में कभी कभी शेर चीते आ जाते हैं, लेकिन वो इंसान पर ऐसे ही हमला नहीं करते। तभी हमला करते हैं जब उन्हें उकसाया जाए या किसी तरह परेशान किया जाए। तो हो सकता है ये उनका शिकार करने के लिए यहाँ पे आया, खुद शिकार हो गया। देखो इसके पास से कुछ मिलता है, कोई आइडेंटिटी वगैरह? यस सर। जेबें खाली हैं सर, ना कोई आइडेंटिटी है, वॉलेट भी नहीं। वॉलेट नहीं है? कहीं ये खून लूटपाट के लिए तो नहीं हुआ? लुटेरों ने पैसे के लिए इसका खून कर दिया और फिर लाश की ऐसी हालत कर दी जैसे कि किसी जानवर ने खाया हो। अभिजीत, इसे जानवर ने खाया या ये किसी आदमी का काम है, ये तो फॉरेंसिक लैब में ले जाकर के पता चलेगा, जहाँ इसके शरीर की अच्छी तरह से जांच हो। ठीक है, वहाँ डॉक्टर तारिका भी हैं आपकी मदद के लिए। तो नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था सर। रजत, तुम देखो आसपास कुछ मिलता है क्या, तब तक मैं इधर थोड़ा। यस जी। तो आप शॉट के लिए वहाँ से भागते हुए इस तरफ आई और लाश से आपका पैर टकराया और आप गिर गई, है ना? जी सर। आपने बताया कि कई बार आप वहाँ से भागते हुए आई, बार बार भागना पड़ा आपको ना? जी सर, ये 5वां टेक था। 4 बार टेक हुआ मगर ओके नहीं हुआ। तो 4 बार जब आप भाग के आई तो आपको ये लाश नहीं दिखाई पड़ी? सर वो मुझे सर ने पहले उस तरफ से भागने को बोला था और बाद में फिर इस तरफ भागने को बोला, तो आखिरी टेक में मेरे भागने की दिशा ही अलग करती थी। आपने बोला? जी सर, मैंने कहा था मगर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लाश पड़ी है। कितने दिन से शूटिंग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर जंगल में आज पहला और आखिरी दिन है। फिल्म का क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे हम लोग, पर पता नहीं आज कुछ काम हो पाएगा कि नहीं। यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है इस हालत में और आप फिल्म में अटके हुए हैं। सर ये ब्रेसलेट मिला है सर, वहाँ झाड़ियों में पड़ा हुआ था। लड़की का लगता है। आपका ब्रेसलेट है ये? नहीं सर। ये ब्रेसलेट कोई पहचानता है? जी नहीं सर। सर हो सकता है ये ब्रेसलेट उस लुटेरे के हाथ से गिर गया हो। ये भी हो सकता है कि लूटने वाला कोई लड़की हो। अरे डॉक्टर तारिका, आप कब आई हैदराबाद से? बस अभी आई, करीब 1 घंटे पहले। और आते ही सीधा लैब? क्या डॉक्टर साहब, इनको आराम करने दिया होता, आप काम करा रहे हैं? अरे यार गलती हो गई, मुझे तो लगा अभिजीत तारिका को तुम लैब में देख करके खुश हो गए यार। चलो भेज देते। तारिका तुम जाओ यार, आराम करो। नहीं, आ गई हैं तो रहने दीजिए। बड़ी खुशी हुई जान के कि आपको मेरी खुशी की कितनी फिक्र है। वैसे लाश के बारे में भी कुछ बता देते तो खुशी बढ़ जाती। हाँ, बढ़ाते हैं तुम्हारी खुशी। अभिजीत, इस आदमी की मौत जानवर के खाने से ही हुई। तो ये खून नहीं है? नहीं है, खून ही है, क्योंकि इस खून के पीछे इंसानी दिमाग है। पर सर अभी अभी आपने कहा कि इनकी मौत किसी जंगली जानवर के खाने की वजह से हुई, पर इनकी मौत के पीछे दिमाग किसी इंसान का है। कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं समझाता हूँ। देखो श्रेया, बात ऐसी है कि जहाँ जहाँ पर इस लाश को जानवरों ने खाया है, काटा है, वहाँ वहाँ पर इसे हेमरेजिक स्टेनिंग हो गई है। हेमरेजिक स्टेनिंग? इसका मतलब जब वो जानवर इसे खा रहे थे उस वक्त ये जिंदा था। मगर तारिका, आमतौर पे तो जानवर इंसान को पहले मार के फिर उसके बाद खाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस केस में खूनी ने बहुत लंबी प्लानिंग की थी सचिन। पहले तो उसने कैरोल बेनेट नाम का ड्रग दिया इसे, जिसे इसे लकवा मार गया और उसकी चलने फिरने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई। और फिर खूनी इसे बेसहारा ऐसे ही छोड़ गया जंगल में, जंगली जानवरों के लिए। और जाते जाते खूनी ने इसकी कलाई भी काट डाली। कलाई में से खून बहने लगा
और खून की गंध सूंघकर जंगली जानवर आ गए इसे खाने के लिए। बड़ी बेरहमी से खून किया गया ऐसा इसका। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुजरिम इंसान कहाँ होता है सचिन? उनका दिमाग तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर होता है, तभी तो इतने घिनौने काम करते हैं वो लोग। सर ये तो पता चल गया कि इसकी मौत कैसे हुई। कुछ और सुराग मिले जिससे कि इसकी पहचान हो सके और खूनी तक पहुंचा जा सके? खूनी का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। AB पॉजिटिव? लाश के ऊपर से कोई दूसरा खून भी मिला क्या आपको? हाँ विजय, जब खूनी इसकी कलाई काट रहा था शायद उसकी उंगली भी कट गई होगी, इसीलिए खूनी का खून इसके कपड़ों पर आ गया। और कुछ पता चल सकता है? हाँ, इस आदमी की पहचान तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 और सुराग है। एक तो कागज का छोटा सा टुकड़ा जो हमें इसकी जेब के एक कोने से मिला, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। तो फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि उस कागज पर क्या लिखा हुआ था? हाँ करेंगे, पता करेंगे। उस कागज को बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा और फिर जो अक्षर मिट गए उन्हें अच्छी तरह से दोबारा उभारना पड़ेगा। और वो दूसरा सुराग? हाल ही में इस आदमी ने अपने बाएं घुटने की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? हाँ, और इसका कद करीब 5 फीट 8 इंच है। 5 फुट 8 इंच और उम्र 45 साल के करीब। फिर तो सभी हॉस्पिटलों से पता करते हैं कहाँ पे इस आदमी ने अपनी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराई है, पता चल जाएगा कि ये आदमी है कौन। तो उस आदमी का नाम शेखर कुमार है जिसकी लाश हमें मरकटाला के जंगल में मिली। हाँ सर, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और आरबी रिसर्च सेंटर में काम करता है। आरबी रिसर्च सेंटर? हाँ सर। वैसे सर ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता क्या है? साइंस नहीं पढ़ी क्या? श्रेया बताओ। पंकज, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है, उस पर रिसर्च करता है। सर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? पंकज, सबसे छोटे जीव जंतु होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, समझ गए? सर तो फिर मैं किस श्रेणी में आता हूँ? तुम्हारी श्रेणी जरा अलग है। एक काम करते हैं, आरबी रिसर्च सेंटर में चल रहे हैं ना, वहाँ पे पूछ लेना। ओके सर। ओके, अब जरा जल्दी चलें। आइए सर। सर मैं इस रिसर्च सेंटर का हेड हूँ, प्रकाश, और ये लैब असिस्टेंट रंजीत, ये प्रिया। और आप? मैं गीता, शेखर की पत्नी। शेखर की पत्नी? लेकिन हमें तो बताया गया था कि शेखर अकेले रहते हैं, उनका कोई आगे पीछे है ही नहीं। दरअसल सर कुछ समय से इनकी आपसी अनबन चल रही थी, लेकिन फिर भी सर दोनों में बहुत प्यार था। इनफैक्ट शेखर जी के लापता होने की रिपोर्ट गीता जी ने लिखवाई थी। सर जब आपने शेखर के बारे में मुझे बताया तो मैंने ही गीता को यहाँ बुलवा लिया। गीता जी, आपका दर्द हम समझते हैं। अब यकीन मानिए शेखर के खूनी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। प्लीज उसे छोड़िएगा मत। क्या आप सबको किसी पर शक है? शेखर का कोई दुश्मन या? नहीं, शेखर सबके साथ मिलजुल कर काम करता था। आखिरी बार आपने शेखर को कब देखा था? कब मिले थे आप लोग? सर शुक्रवार शाम को करीब 7 बजे वो यहाँ से गया था और ये कहकर गया था कि कल 9 बजे आ जाऊंगा सुबह, लेकिन वो आया नहीं सर। कभी मरकटाला के जंगल का जिक्र किया था उसने बातचीत के दौरान? मरकटाला के जंगल? नहीं सर, कभी नहीं। जब शुक्रवार को शेखर यहाँ पर आए थे तो उनका बिहेवियर कैसा था? कुछ घबराए हुए थे, परेशान थे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, रोज की तरह ठीक ठाक ही थे। गीता जी, आप शेखर से आखिरी बार कब मिली थी? सर मैं तो बहुत वक्त से उनसे नहीं मिली हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और हमें अपना नाम और ब्लड ग्रुप लिखवा दीजिए। ब्लड ग्रुप? वो क्यों सर? कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है बस। पंकज। रंजीत, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। प्रकाश, B+। प्रिया, B पॉजिटिव। गीता, AB पॉजिटिव। सर गीता जी, आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है? जी हाँ। ये ब्रेसलेट आपका है? हाँ, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? मैं तो इसे कब से ढूंढ रही हूँ। ये हमें शेखर की लाश के पास से मिला है। गीता जी, आजकल ऐसी बहुत सी केसेस आती है हमारे सामने। कभी कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को मारता है तो कभी पत्नियां अपने पति का खून करती हैं। एक साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता
एक जन्म तक वादा नहीं निभाते हैं। क्यों? बस खून कर डालते हैं एक दूसरे का। सर मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने शेखर को नहीं मारा। हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी और अचानक हम अलग हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेखर से इतनी नफरत करती थी कि मैं उनका खून कर दूं। लेकिन सारे सबूत आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं गीता जी, और ये मत सोचिएगा कि आपके आंसुओं से हमारा दिल पिघल जाएगा। अगर आपको लगता है कि खूनी मैं हूं तो चढ़ा दीजिए फांसी पे। सर मैं वो गीता? रजत, ओह माय गॉड, तुम इतने सालों बाद। इतने साल? मैं सीआईडी ऑफिसर बन गया। तुम भी सीआईडी में हो? हाँ। रजत, तुम जानते हो इन्हें? हाँ सर, ये गीता है मेरी मुंह बोली बहन। सर बहन? मुंह बोली बहन? तो फिर बेहतर होगा रजत कि तुम अपनी भावनाओं को इस केस के आड़े ना आने दो। मैं कुछ समझा नहीं सर। गीता शेखर की पत्नी है और शेखर का खून हुआ है, और शेखर के खून का इल्जाम गीता पर है। What? ऐसा नहीं हो सकता सर, मैं गीता को बचपन से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेगी। रजत, मैं भी कब से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। सर मैंने तो आपको बताया था ना गीता के बारे में, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? रजत, रिश्ते अपनी जगह हैं और ड्यूटी अपनी जगह है। फिलहाल सारे सबूत यही कह रहे हैं कि गीता ने शेखर का खून किया है। रजत, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, और मैं तुम्हारी झूठी कसम तो नहीं खाऊंगी ना। मैं जानता हूँ गीता, सर जरूर इसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी की सोची समझी चाल है। सर, सालुंके साहब की रिपोर्ट के हिसाब से शेखर के कपड़ों पे जो खून लगा था वो गीता जी का है। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं गीता जी, आपके जूतों पे जो मिट्टी लगी थी वो भी मरगडाला के जंगलों की है, जहां से शेखर की लाश मिली थी हमें। लेकिन सर, मैं तो कभी उन जंगलों में गई नहीं। अगर मरकडाला जंगल में गई नहीं तो फिर वो मिट्टी कहां से आई आपकी जूतों पर? और आपका खून AB पॉजिटिव, जो एक रेयर ब्लड ग्रुप है, वो खून कहां से आया शेखर के कपड़ों पर? सर, पिछले हफ्ते मैंने रक्तदान किया था, हो सकता है ना कि गड़बड़ वहीं से हुई हो। रक्तदान? कहाँ किया था ये रक्तदान? ZN के हॉस्पिटल। सर मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने गीता का ब्लड वहां से चुराया होगा और शेखर के कपड़ों पर डाल दिया होगा। और वो जूतों पर लगी हुई मिट्टी वो भी किसी और ने लगा दी? क्यों? और वो ब्रेसलेट जो शेखर की लाश के पास से मिला वो भी किसी ने डाल दिया? एक बात समझ में नहीं आती रजत, कि अगर कोई गीता को फंसाना चाहता है तो इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करेगा? गीता, तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हें फंसाना चाहता हो? नहीं भैया, मेरी जहन में तो ऐसा कोई नहीं। सर हो सकता है शेखर का कोई दुश्मन हो जो उसका खून करके इल्जाम लगाना चाहता हो गीता पर, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उस खूनी को पकड़ के ही रहूंगा। गीता, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा। ये एक भाई का वादा है अपनी बहन से। आइए सर, आप लोग यहाँ रक्तदान के लिए आए हैं? नहीं, हम सबने पिछले महीने ही रक्तदान किया था। हम लोग CID से हैं। आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। CID से? पर बात क्या है सर? पिछले हफ्ते आपके अस्पताल में जो रक्तदान शिविर लगा था उसमें इस औरत ने रक्तदान किया था। इनका नाम गीता है। सर दरअसल हमारे हॉस्पिटल के लिए ये शिविर लोकप्रिय NGO ने आयोजित किया था। अगर इन्होंने रक्तदान किया था तो हमारे रजिस्टर में उनका नाम जरूर होगा। मैं अभी रजिस्टर चेक करके बताती हूँ। वैसे इनका पूरा नाम क्या है? गीता कुमार। ठीक है, मैं अभी देख कर बताती हूँ। हाँ सर, इन्होंने रक्तदान किया है। रक्तदान किया था? हाँ, पर क्या? पर उनका AB पॉजिटिव खून का पाउच हम तक पहुँचा ही नहीं। पहुँचा ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सर। हो सकता है NGO वालों से खून का पाउच गुम हो गया हो। गुम हो गया? सर कहीं रजत सर का अंदाजा सही तो नहीं है? हो सकता है। क्या नाम बताया इस NGO का? लोकप्रिय NGO। लोकप्रिय NGO। इनका ऑफिस कहाँ है? आपको लगता है सर शेखर के घर से हमें उनके खूनी का कोई सुराग मिलेगा? ये तो घर की तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। तो काम करो, तुम वहां देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। सर ये देखिए,
शेखर जी की रिसर्च लैब, उनकी काम करने की जगह। देखो कुछ मिलता है क्या? छोड़ी, कुछ मिला? अभी तक तो नहीं सर। घर से ना ही कोई सामान चोरी हुआ है, ना ही हाथापाई के कोई निशान है। इसका मतलब शेखर को घर से नहीं कहीं और से अगवा किया गया। फिर तो सर हमें उस जगह पे सुराग ढूंढना पड़ेगा जहां से शेखर को अगवा किया गया था। मगर सवाल ये उठता है कि उन्हें अगवा किया तो किया कहां से? एक सेकंड, तुम्हारे सवाल का जवाब ये देगा। ये तो कैमरा है, एक वायरलेस स्पाई कैम। इसका मतलब शेखर जी पे कोई जासूसी कर रहा था। वही होगा, वो खूनी। शडी, तुमने एक बात नोटिस की? क्या? इस स्पाई कैम का लेंस ठीक उस तिजोरी की ओर है। मतलब सर उस तिजोरी में जरूर कुछ ऐसी चीज है जो शायद इस जुर्म की जड़ है। देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है। इसे खोलेंगे कैसे? ये तो किसी एक्सपर्ट से खुलवाना पड़ेगा, और साथ ही ये भी पता लगवाना पड़ेगा कि ये स्पाई कैम किसने खरीदा और कहां से। सुनिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या क्या बात है सर? ये कैमरा आप ही की दुकान से खरीदा गया था। दिखाइए सर। एक्सेल के 457D6। हाँ सर, आप लोग ठीक कह रहे हैं। ये कैमरा तो अभी मैंने ही बेचा था, करीब 10 दिन पहले। आपको याद है किसको बेचा था आपने? वैसे हर ग्राहक की सूरत पहचानना नामुमकिन है, लेकिन उस आदमी को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात थी उसमें? अरे बड़ा बदतमीज आदमी था, गाली देकर बात कर रहा था। आपको गाली दे रहा था? मुझे गाली देता तो धक्के मारकर बाहर ना कर देता दुकान से। वो जिससे फोन पे बात कर रहा था उसे गाली दे रहा था। अच्छा, फोन पे और क्या बात कर रहा था, कुछ सुना आपने? सर वो किसी जगह के बारे में बात कर रहा था। हाँ याद आया, विलासनगर। वो किसी से कह रहा था फोन पे कि विलासनगर आकर मुझसे मिलो। विलासनगर? अच्छा, उसने पैसे चेक से दिए थे या नगद? नगद दिए थे सर। चेहरा याद है उसका? थोड़ा थोड़ा सर। उसका नाम पता वगैरह लिया तो होगा ना तुमने? नहीं सर, नाम पता तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया तुमने? मालूम है ना तुम्हें, ऐसे कैमरे खरीदने वालों की डिटेल्स लेनी पड़ती है। सर मगर मैं जल्दबाजी में। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। फिलहाल ब्यूरो चलिए और उसका स्केच बनवाइए। ओके सर। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। पिछले हफ्ते आपने जेडन के हॉस्पिटल के लिए एक रक्तदान का शिविर आयोजित करवाया था। वो तो हम अक्सर करते रहते हैं। तो हमें ये बताइए कि ये गीता जी क्या आपके यहाँ रक्तदान करने आई थी? देखकर बताता हूँ। हाँ हाँ, इन्होंने रक्तदान किया था। तो फिर इनके खून का पाउच हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पहुंचा कैसे नहीं? क्या खून हॉस्पिटल नहीं पहुंचा? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, आपके एनजीओ में से किसी ने खून चुराया है। अच्छा, जब आप ये शिविर लगाते हैं तो कौन कौन लोग मदद करते हैं इसमें? सर कुछ एनजीओस होते हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं जिनकी मदद से ये शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में खून का चोरी होना नामुमकिन है सर। तो अब लोग ये खून के पाउच अस्पताल भेजते कैसे हैं? हमारी वैन से जो ये काम करती है। कहाँ खड़ी है आपकी एनजीओ की वैन? ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा यहाँ। सर ये कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिला है, RB लिखा हुआ है इसमें। RB मतलब RB रिसर्च सेंटर? शेखर वहीं काम करता था। सर इसका मतलब कोई वहीं का है जो इस सारा का सारा खेल खेल रहा है। सर जब हम रिसर्च सेंटर गए थे तब रंजीत का लैब कोट थोड़ा सा फटा हुआ था। कहीं
के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? रंजीत, एक मिनट में आया। आप लोग सर, खूनी मिल गया क्या? हाँ मिल गया। रंजीत नाम है उसका और अगले 10 सेकंड में ये हाथ उसके गाल पे छपेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने शेखर को नहीं मारा। ये फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा तुम्हारी लैब कोट का है ना? हाँ, तो इससे क्या साबित होता है? ये कपड़ा हमें एनजीओ की वैन से मिली थी और उसी ब्लड डोनेशन कैंप में तुम वॉलंटियर भी बने थे। हाँ, मैं बना था। समाज सेवा करना तो अच्छी बात है ना सर? समाज सेवा की आड़ में गुनाह करते हो। गुनाह? हाँ, पहले तुमने गीता का खून चुराया और फिर हमें गुमराह करने के लिए वहां शेखर की लाश के पास डाल दिया और वहां पे वो ब्रेसलेट फेंक दिया। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं सर? शेखर मेरे भाई जैसा था, मैं भला उसे क्यों मारूंगा सर? हमने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल ली है। शेखर को पता चल गया था कि तुम इस रिसर्च सेंटर से दवाइयां चुराते थे, कालाबाजारी करते थे उनकी और उन्हें ऊंचे दाम में बेचते थे दूसरे हॉस्पिटल्स में। और जब शेखर ने तुम्हें धमकी दी जो सबके सामने तुम्हारे काले कारनामों की पोल खोल देगा, तो तुमने उसे ऊपर पहुंचा दिया। सर ये बात सही है कि मैंने रिसर्च सेंटर के साथ धोखा किया है, लेकिन खून जैसा बड़ा और गंभीर अपराध करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। अच्छा, शुक्रवार रात कहाँ थे तुम? शुक्रवार की रात को मैं दिल्ली में था सर, अपने दोस्त की शादी की शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए कहाँ गए थे तुम? सर, वैलेंटाइन बुटीक। वैलेंटाइन्स बुटीक? सर रंजीत सच कह रहा है। जिस वक्त शेखर का खून हुआ उस वक्त वो वाकई दिल्ली में ही था, वैशाली नगर के वैलेंटाइन बुटीक में शॉपिंग कर रहा था। रंजीत दिल्ली में ही था? तो फिर अगर रंजीत ने नहीं फंसाया तो फिर गीता को फंसाया किसने? सर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको भी अब लगता है कि गीता निर्दोष है। रजत, जब तक असली मुजरिम पकड़ में नहीं आता मैं हर किसी को शक की नजर से ही देखता हूँ। सर, उस कैमरे की दुकान वाले ने स्केच बनवा दिया सर। बड़ा चटा हुआ बदमाश लगता है ये। कंप्यूटर में चेक किया? हाँ सर, मैच करा के देखा लेकिन मैच नहीं हुआ। पर लगता है कोई नया खिलाड़ी है सर, शायद ये सिर्फ कोई मोहरा ही है जिसे असली खूनी ने पैसे दिए होंगे शेखर के घर में कैमरा फिट करने के लिए। सर, हाँ अभिजीत, तिजोरी खुल गई? हाँ सर, तिजोरी भी खुल गई और उसके अंदर का खजाने का भी पता चल गया। सर ऐसा क्या था उस तिजोरी में? शेखर के रिसर्च पेपर। सर, शेखर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मोंडिलोविटियस पे रिसर्च कर रहा था। ये वायरस से होती है। शेखर ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला। मोंडिलोविटियस, इस बीमारी का नाम सुना है सर, इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं था। तो फिर अभिजीत, इस दवाई की वजह से ही शेखर का खून हुआ है, इस दवाई की वजह से ही। और कोई तो था जिसे शेखर के इस दवाई की रिसर्च में दिलचस्पी थी। शायद उसी आदमी ने उस तिजोरी के बिल्कुल सामने कैमरा फिट कर दिया और जब शेखर इस दवाई बनाने में कामयाब हो गया तो उसने शेखर को खत्म कर दिया। सर हो सकता है खूनी ने दवाई भी चुरा ली। क्या बात है भाई, बड़े खामोश हैं आप लोग। कोई गुत्थी उलझ गई है क्या? नहीं सर, बल्कि सुलझ गई। हम खूनी के काफी करीब पहुंच गए सर। वेरी गुड, और नजदीक पहुंचा देते हैं। बॉस, ये है वो कागज जो मैं उस लाश की जेब में से मिला। HOLAD। HOLAD? होटल या हॉस्पिटल हो सकता है। सचिन, चेक करो कंप्यूटर में। ये देखिए सर, शायद ये होटल ग्लैड सर्कल है। होटल ग्लैड सर्कल ही है। होटल ग्लैड सर्कल विलासनगर में है। उस कैमरे की दुकान वाले ने कहा था कि उसने इस आदमी को फोन पर विलासनगर का जिक्र करते सुना था। तो फिर अभिजीत, पता लगाओ इस होटल ग्लैड सर्कल में हुआ क्या था। विलासनगर, होटल ग्लैड सर्कल। आज मेरी वाइफ का उपवास है, मैंने खाना नहीं खाया। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? अरे वो रेस्टोरेंट में आए ना, इसीलिए भूख लग गई। घर में भाभी भूखी है और तुम्हें खाना खाना है, घर जाके खाना। जी कहिए। यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। हम लोग CID से। अरे CID वाले हमारे यहाँ खाने पे आए हैं, ये तो हमारे होटल वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए, एक केस की तहकीकात के सिलसिले में आए।
अब जरा ये फोटो देखिए। ये आदमी 2 दिन पहले आपके यहाँ खाना खाने आया था क्या? सर यहाँ तो पता नहीं कितने लोग आते जाते रहते, अब ये कैसे पता लगेगा कौन आया और कौन गया? इस सीसीटीवी कैमरा के जरिए उसका फुटेज देख सकते हैं? जी सर, आइए। जी आइए। जरा परसों की फुटेज दिखाइए आप। जी सर। सर शेखर के पास वालों ने कहा था ना कि वो ऑफिस से 7 बजे निकला था, तो यहाँ 8 सवा 8 बजे पहुंचा होगा। 8 बजे के करीब ही दिखाइए। जी सर। ये आया शेखर 8:12 पे। सर शेखर के साथ जो दूसरा आदमी बैठा है वो है कौन? उसकी शक्ल तो दिख नहीं रही है। थोड़ा फॉरवर्ड करो, शायद इधर उधर देखे तो शक्ल दिखाई पड़ जाए। जी सर। सर शेखर तो गुस्से में उठ के चला गया, शायद उसकी बहस हुई उस आदमी के साथ। इस आदमी के साथ बहस हुई और यहाँ से वो गुस्से में निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। हो सकता है इस दूसरे आदमी ने ही काम तमाम कर दिया शेखर का। 1 मिनट पॉज करो। जी। यहाँ पे जूम करना, थोड़ा और। देखा रजत? यस सर। ये घड़ी कुछ जानी पहचानी लग रही है। कौन है इस वक्त? आ रहा। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। प्रकाश जी अगर पे साहब तो बाहर जाने वाले और जल्दी में भी है। आप लोग? आई एम सॉरी, लगता है हम लोग गलत वक्त पर आ गए। आप शायद कहीं बाहर जाने वाले थे? जी तुम अंदर जाओ। जी कई दिनों से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी थी, तो एक अच्छी सी फिल्म लगी, मैंने सोचा देखा था। अरे वाह प्रकाश जी, आपके एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की मौत हो चुकी है और आप फिल्म देखने जा रहे हैं। देखिए सर, शेखर की मौत का गम मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। ये बात तो है। वैसे आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको फिल्म दिखाएंगे। फिल्म? फिल्म का नाम है शेखर की मौत। शेखर की मौत? जी हाँ, और फिल्म का हीरो है शेखर, जो मारा जाता है। और मारने वाले का नाम यानी कि विलेन का नाम है प्रकाश, यानी आप। समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे आप सीआईडी से, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाते जाएं। हम बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आप पर। आप शेखर की जासूसी कर रहे थे ना? जासूसी? हाँ जासूसी। ये कैमरा सबूत है इस बात का। जी वो क्या ये वो क्या जबान क्यों लड़खड़ाने लगी तुम्हारी? सर ये सच है कि मैंने शेखर की जासूसी की थी, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैंने उसे मारा नहीं। अगर आपने उसे मारा नहीं तो फिर उसकी जासूसी क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसने एक खास वैक्सीन का आविष्कार किया था। अगर वो उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता, अरबपति बन जाता। लेकिन शेखर के लिए दौलत से ज्यादा मायने रखता था देश प्रेम। वो अपना ये वैक्सीन भारत सरकार को देना चाहता था। विदेशी कंपनियों को अपने देश की धरोहर बेचकर वो अपनी तिजोरी नहीं भरना चाहता था। जी हाँ, उसकी यही आदर्शवादी विचार मुझे पसंद नहीं थे। देश से प्रेम मैं भी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बारे में सोचना छोड़ दें। और आपने अपने बारे में सोचा। आपने पहले शेखर की जासूसी की, फिर उसका फॉर्मूला हथियाया, और जब आपका काम हो गया तो आपने उससे अपने रास्ते से हटा दिया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शेखर मेरा दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि आप उसका फॉर्मूला हथियाना चाहते थे। उससे समझौता करने के लिए आपने उसे होटल ग्लैड सर्कल में बुलाया, लेकिन जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपने उसे खत्म कर दिया। देखिए सर, ये सच है कि मैं उससे वहां मिला था, लेकिन उस मुलाकात के बाद मैं होटल क्लॉकवुड में चला गया। होटल क्लॉकवुड? जी। क्या करने गए थे आप? सर ऐसे ही ड्रिंक्स लेने। सॉफ्ट ड्रिंक्स? सर मैं वहाँ शराब पीने गया था, मुझे ज़्यादा चढ़ गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना होटल में चेक इन कर लूँ। मैं वहीं रुक गया, रात भर वहीं था। कहानियाँ तो नहीं बना रहे हो? देखिए सर, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको सच सच बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप होटल क्लॉकवुड में फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं रात को वहाँ था या नहीं था। दैट्स इट। बिल्कुल पता करेंगे। आपके पास होटल का नंबर है? जी है। दीजिए। ये लीजिए सर।
होटल क्लॉकवुड, सीनियर इंस्पेक्टर रजत सीआईडी से। अच्छा, 3 दिन पहले आपके यहाँ प्रकाश जी ठहरने आए थे? हाँ वही, आरबी रिसर्च सेंटर के हेड आए थे। ठीक है, थैंक यू। मतलब प्रकाश जी सच बोल रहे? पूरा सच नहीं बोल रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि ये अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया सर। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शेखर के घर में ये कैमरा किसने फिट किया था। सर ये कैमरा गुल्लू की मदद से फिट किया था। गुल्लू? जी। कौन गुल्लू? जी वो चोरी के इल्जाम में 2 हफ्ते से जेल में है। सर लगता है इनकी कहानियां खत्म नहीं होने वाली है। एक काम करते हैं, इनको ब्यूरो ले जाते हैं, वहीं सुनेंगे इनकी कहानियां। सर, ये प्रकाश बिल्कुल सच कह रहा है सर। गुल्लू 2 हफ्ते से जेल में ही है। अरे अगर प्रकाश ने शेखर को नहीं मारा तो फिर कौन हो सकता है जिसके पास शेखर को मारने की वजह थी? ये अशोक सर। शेखर को मारने की सबसे बड़ी वजह इसी के पास थी। अशोक? कौन है ये? सर शेखर रिसर्च फील्ड में आने से पहले एक सर्जन था जेडी हॉस्पिटल में। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऑपरेशन किए, लेकिन एक ऑपरेशन असफल रहा। 19 जून 2003 में इसने एक ऑपरेशन किया 10 साल पहले, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में ही औरत दम तोड़ दी, और वो भी इसकी लापरवाही की वजह से। और इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा इस शेखर को कि इसने ये फील्ड ही छोड़ दी। उसके बाद इसने माइक्रोबायोलॉजी पर रिसर्च शुरू कर दी। और उस औरत का पति है ये अशोक। काफी बड़ी वजह है इस अशोक के पास शेखर को मारने की। मगर ये 10 साल तक चुप क्यों बैठा रहा? उठाओ इस अशोक को। जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से। अशोक जी हैं घर पर? आप अशोक जी से मिलने आए हैं? हाँ, मगर आप ये किस लिए पूछ रही है? नहीं, बस थोड़ी सी हैरानी हुई। ज्यादातर उनसे कोई मिलने नहीं आता, इसलिए। अच्छा, खैर हम उनसे मिलना चाहेंगे। आइए। ये अशोक जी? हाँ, ये है अशोक जी। ये ना चल सकते हैं न बोल सकते हैं, बस ऐसे ही पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं। क्या बीमारी क्या है इन्हें? लीवर डिजीज लास्ट स्टेज। इनके घर वालों में से कोई इन्हें मिलने नहीं आता? इनके दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं। एक दूर का रिश्तेदार है, वो कभी कभी आ जाता है। सर कहीं ये दूर का रिश्तेदार तो नहीं है इन सब के पीछे? हो सकता है फ्रेडी। हाँ गीता। भैया मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे मारना चाहता है। मारना चाहता है? कौन मारना चाहता है? तुम फिक्र मत करो, मैं भी वहां आता हूँ। कहाँ तुम? मॉल के पास। कौन से मॉल के पास? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। मोबाइल स्विच ऑफ। फ्रेडी जल्दी चलो। कैसे पता चलेगा सर? गीता जी ने कौन से मॉल के पास से फोन किया था? शहर में तो 30-40 मॉल है। अभी पता चल जाएगा फ्रेडी। गीता का मोबाइल नंबर इस टैब में फीड करो, देखो क्या लोकेशन बताता है। सर गीता जी का मोबाइल मॉल से आगे निकल गया। मॉल से आगे निकल गया? हाँ सर। कहाँ? शहर से दूर, पनवेल हाईवे की तरफ। पनवेल हाईवे की तरफ? अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? गीता जी का मोबाइल ट्रेस होना बंद हो गया। ट्रेस होना बंद हो गया? हाँ सर। एक काम करो, मोबाइल कंपनी को फोन करो, देखो वो ट्रेस कर पाते हैं कि नहीं। बचाओ! कौन हो तुम? और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मारना चाहते हो मुझे? तुम भी उसी वजह से मरोगी जिस वजह से मैंने शेखर को मारा था। तुम लड़की हो, शेखर को क्यों मारा तुमने? शेखर को तो मरना ही था, लेकिन अब तुम भी मरोगी। रुक जाओ, चाकू नीचे करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। भैया तुम अपनी कर नीचे करो, वरना इस साल राखी पे तुम्हारी कलाई खूनी की खूनी रह जाएगी। अगर गीता को कुछ भी हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हश्र करूंगा मैं। चाकू नीचे। चाकू नीचे। फेंक दो चाकू। ससुराल जाने से पहले अपना घूंघट तो उतारो।
शेखर ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें नौकरी दी, और तुमने शेखर को ही मार दिया। हाँ, मैंने ही शेखर को मारा है और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? अरे जो भी कुछ किया अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया। माँ की मौत का बदला? मैं सिर्फ 10 साल की थी जब ऑपरेशन थिएटर में मेरी माँ ने तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया, सब उस शेखर की वजह से। ओह, तो तुम अशोक की बेटी हो? हाँ। शेखर 2 दिन से सोए नहीं थे, वो ऑपरेशन करने की हालत में भी नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और इस बात के लिए मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। अरे तो फिर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस बात का कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि मैं आप लोगों को बताऊं। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब ना तो वो चल फिर सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। इसलिए तुमने शेखर का खून कर दिया और गीता को फंसाने के लिए उस एनजीओ वैन से उसका ब्लड पाउच चुराया और शेखर के कपड़ों पे डाल दिया। गीता का ब्रेसलेट भी तुमने उसकी लाश के पास छोड़ दिया। इतना ही नहीं, गीता के जूतों में जो मिट्टी मिली वो भी तुमने ही लगाई थी। और रंजीत को फंसाने के लिए उसके कोट के कपड़े का टुकड़ा वहाँ एनजीओ वैन में छोड़ दिया, क्यों? हाँ, मैंने सब कुछ किया। माना कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक गलती की सजा एक और गलती नहीं होती। तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी ये सोच के कि उनकी वजह से उनकी अपनी बेटी एक खूनी बन गई। तुम्हें एक बार भी अपने बीमार पिता के बारे में नहीं सोचा? अगर अदालत तुम्हें फांसी देती है तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं बदले की भावना में अंधी हो गई थी। शेखर का खून किया तुमने और तुम्हें सजा तो होकर रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आज आप लोग सब नहीं होते तो या तो मैं जेल में होती या जिंदा ही नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे पूरा यकीन था कि तुम बेगुनाह हो, और सीआईडी के रहते हुए कभी किसी बेगुनाह को सजा हो ही नहीं सकती। ये बात तो है। अरे भाई रजत, इतने दिनों बाद तुम्हारी बहन तुम्हें मिलने आई है, तो कुछ मिठाई विठाई नहीं खिलाओगे? खाओगे, खिलाओगे कुछ भी? लेकिन अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं पहले अपने भाई को राखी बांधूं। अरे इसमें ऐतराज की क्या बात है? भाई की कलाई पे राखी बांधना तो हर बहन का अधिकार है, प्लीज। और राखी बंधवाने के बाद अपनी जेब खाली करना हर भाई का अधिकार है। नहीं जानती मैंने इस पल का कितने सालों से इंतजार किया। हमेशा खुश रहो, हंसती रहो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर जाए। और याद रखना, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। भगवान करे सब बहन को आपके जैसा भाई मिले। मेम साहब जब मैके चली जाती है तो कुमार साहब बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। ना तो अखबार उठाया ना दूध उठाया। ये ली। अरे
अरे फ्रेडी, सुबह सुबह यहाँ पे क्या बात? अरे ठीक तो, परेशान लग रहे हैं। आप बहुत लकी हो सर। तो ये तुम्हारी परेशानी है? अच्छा हुआ आपने शादी नहीं की, बल्कि मैं कहता हूं किसी ने भी शादी नहीं करनी चाहिए। ओह, तो लड्डू खा के पछता रहे हो आप? बीवी से तू मैं करके आ रहे हो यहाँ पे? हाँ, तू मैं? अरे सर, मेरे घर में सिर्फ मैं चलती है। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? कैसी दिखती है मेरी बॉडी? एकदम फिट लगता हूं कि नहीं? हाँ बिल्कुल फिट है। मगर मेरी पत्नी मुझे फैट कहती है। ओह। अब फिट और फैट के बीच में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल। मगर उसे कौन समझाएगा? कल रात को मैं खटिया पे सोने गया तो खटिया टूट गई। हाँ, इसमें मैं क्या करूं? खटिया पुरानी थी। कहने लगी तुम्हारा वेट बढ़ गया है। तुम एक्सरसाइज नहीं करते? तुमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया? टाइम कहां से निकालूं सर? दिन में सीआईडी की ड्यूटी, शाम को वाइफ की ड्यूटी। अब इस बीच में मैं जिम कब जाऊं सर? मैंने उससे कहा कि तू शाम को अकेली बाजार जाया कर ताकि मुझे जिम जाने के लिए वक्त मिले, लेकिन नहीं, भड़क गई मेरे पे। कहने लगे कि तू पहले तो बहुत टाइम निकालता था, मेरे इर्द गिर्द भौरे की तरह घूमता था, लेकिन अभी 1 घंटे की फुर्सत भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं क्या करूं सर? ये तो बहुत गलत हुआ, कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, भाभी को फोन लगा के बात करता हूं मैं उनसे। अरे नहीं सर। क्या हुआ? मरवा दोगे? क्यों? अगर उसे पता चला ना कि मैं कंप्लेंट लेकर आपके पास आया हूं, तो वो मायके चली जाएगी घर की चाबी लेकर, और फिर मुझे आपके घर में ही रहना पड़ेगा। ओह, मतलब मामला सीरियस है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे? सिवाय अफसोस के मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास एक उपाय है। क्या? भाभी को लगता है कि तुम फैट हो, फिट नहीं हो, है ना? तो तुम फिट हो जाओ। कैसे? एक्सरसाइज करके। और ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो तुम ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो। मगर हाँ, जब फुर्सत मिले तभी करना, नहीं तो इसी भी आपको पता चल गया ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अरे, है ना? एक मिनट। हाँ, हेलो, क्या? कहां पे? ऐसा क्या हुआ होगा दोनों के बीच में जो नाई ने कुमार जी को ऐसा मार डाला? सर, लगता है नाई ने बस आवेश में आकर इनका खून कर डाला, नहीं तो इतने सारे सबूत पीछे क्यों छूट जाता? आप पर रजत क्यों? मुझे एक बात बताओ, आपके कुमार साहब करते क्या थे? ये छोटे छोटे धंधे वाले जो लोग हैं ना, उनको कर्जा दिया करते थे। अच्छा, कर्जा देते थे। वैसे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? वो जब स्कूल जाते थे। घर के बाकी परिवार वाले कहाँ पर हैं? मेम साहब तो बच्चों के साथ अपने मायके गई हैं दिल्ली। मैंने उनको फोन कर दिया है। एक बात बताओ, क्या कुमार जी अपने बाल घर पर ही कटवाते थे? सैलून में जाके बाल कटवाया करते थे। मतलब पहली बार उन्होंने घर में बाल कटवाए? इतनी रात गए? हाँ जी। इस घर की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, एक एक सबूत उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो। रजत, कुमार जी के नाई का पता लगाओ और उठाओ उसे। कुमार के नाई को बुलवा लिया? हाँ सर, इसका नाम सुंदर है और पिछले 4 सालों से कुमार के बाल यही काट रहा था। ये सुंदर, ये कुमार तुमसे ही बाल कटवाते थे? जी सर, 4 साल पहले जब मैंने अपनी दुकान की शुरुआत की थी, तब से ही कुमार जी सिर्फ मुझसे ही बाल कटवाते थे और लगभग हर महीने 5 तारीख को वो दुकान पर आ जाते थे। अच्छा, जब कुमार जी का खून हुआ तो आप कहाँ थे? सर, मैं अपने दोस्तों के साथ 10 से 12:30 के शो के लिए गुड मूवी हॉल में सिनेमा देखने गया था। आप चाहें तो मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वी, गुड मूवी हॉल का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो क्या सुंदर सच बोल रहा है या पिक्चर के बीच में जाकर कहीं आया तो नहीं। पंकज, जब तक फुटेज चेक नहीं होता चाय कॉफी पिलाओ इसे। हैं? एक बात समझ में नहीं आ रही, जो आदमी, मेरा मतलब है कुमार, हर महीने के 5 तारीख कोई बाल कटवाता था, उसी रात
मौत की रात 11 बजे ही बाल कटवाने की उसे क्या जरूरत पड़ी? सर ये भी पता चला है कि बैंड्रा में एक आदमी का खून हो गया है और उसे भी कुमार की तरह मारा गया। उसकी लाश को फॉरेंसिक लेके आ रहे हैं सर। दो खून एक तरीके से, कहीं दोनों खूनों में कोई संबंध तो नहीं? विजीत, अब तो ये साळुंख ही बताएगा क्या संबंध है इन दोनों खून में। हाँ साळुंखे, उस सलून किलर के बारे में क्या पता चला? बॉस, खूनी बहुत ही पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट है। उसके हाथों में हुनर है अच्छे बाल काटने का। साळुंखे साहब, क्राइम सीन पर जो सारी चीजें मिली थी, कपड़े, कैंची, बाल, उनसे कुछ और पता चला? कुछ खास नहीं रजत। खूनी इतना होशियार है कि उसने जरा भी, बिल्कुल भी अपनी उंगलियों का निशान नहीं छोड़ा कहीं भी। यहां तक कि कैंची पर भी अपना कोई उंगलियों का निशान नहीं छोड़ा। लेकिन एक खास बात है बॉस जो पता चली है। वो क्या? बॉस याद है, इन दोनों के गले पर हमें पाउडर मिला था। सालू के साथ बाल काटने के बाद हेयर ड्रेसर गले पे पाउडर लगाता ही है। हाँ, लेकिन ये एक लाइट ग्रे कलर का पाउडर था। और इनफैक्ट तो बॉस ये पाउडर था ही नहीं। ये पाउडर नहीं है तो फिर क्या है? सब वो राख है, वो भी इंसान के अस्थियों की राख। क्या राख? इंसान की अस्थियों की राख? हाँ बॉस, और दो अलग अलग आदमियों की राख। और उस राख का डीएनए करने से पता चला कि जिन लोगों की राख है वो आपस में रिश्तेदार थे। दोनों आदमी थे, इसलिए रिश्ते में वो दोनों या तो भाई भाई थे या फिर बाप बेटा। भाई भाई या बाप बेटे? मतलब ये खूनी जिस कैंची से बाल काटता है उसी कैंची से खून करता है उन लोगों का, और फिर उनके गले पर इंसान की अस्थि की राख लगाता है। बड़ी अजीब बात है ये। हेलो, क्या? कहां हुआ ये? उसके हाथ में बंदूक थी, कैंची थी। अब वहीं रुकिए, हमें भी पहुंचता है। क्या हुआ सर? कहीं कोई ऐसी लाश तो नहीं मिली? अभी तक तो नहीं सर। हाँ, एक औरत का फोन था। किसी आदमी ने पार्किंग लॉट से उसके हस्बैंड को अगवा कर लिया। उसके हाथों में कैंची थी। अगवा करने वाले के हाथ में कैंची थी? कैंची? तो फिर रजत यही है, ये कैंची वाला हमारा खूनी, यही है ये हेयर स्टाइलिस्ट, सलून किलर। आपने सीआईडी ब्यूरो में फोन किया था मैडम? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। सर, वो लोग मेरे पति को ले गए सर। मेरे पति को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए मेरे पति को। एक मिनट मैडम, शांत हो जाइए। आप ठीक से बताइए, हुआ क्या? कौन ले गया आपके पति को? मुझे नहीं पता सर, मैंने उसे पहली बार देखा था। उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मेरे पति जैसे ही गाड़ी से निकले, पता नहीं कहां से वो सामने आ गया और मेरे पति के मुंह पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश भी की सर, लेकिन उस आदमी के हाथ में कैंची थी और उसने मेरे बेहोश पति को गाड़ी में बिठाकर पता नहीं कहां ले गया। सर, मेरे पति को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए सर मेरे पति को। एक मिनट। सर, यहाँ पे एक रुमाल पड़ा हुआ है। मैम, क्या ये कपड़ा इस्तेमाल किया गया था आपको पति को बेहोश करने के लिए? हाँ सर, ये वही कपड़ा है। सर, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। लगता है सैलून किलर बड़ी तैयारी के साथ आया था यहाँ पे। सैलून किलर? ये सैलून किलर कौन है? इसका मतलब वो मेरे पति को भी मार डालेगा। देखिए प्लीज, आप चिंता मत कीजिए। उससे पहले कि वो आपके पति तक पहुंचे, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। देखिए मैडम, आप ये बताइए कि जब वो लोग आपके पति को गाड़ी में डालकर ले गए तो आपने उस गाड़ी का नंबर देखा? कुछ याद है आपको?
काला रंग लगा हुआ था, लेकिन गाड़ी के पीछे साइड पे कांच पे एक स्टिकर चिपका था जिसमें Q1 लिखा था। Q1? क्या उस स्टिकर पे कोई म्यूजिकल साइन भी बना हुआ था? हाँ था। श्रेया, तुम इस Q1 के बारे में कुछ जानती हो? हाँ सर, Q1 एक दुकान है जहाँ गाड़ियों के म्यूजिक सिस्टम्स बेचे जाते हैं। ओह, गाड़ी के नंबर प्लेट को काली करने से उसने सोचा कि वो बच जाएगा। बेवकूफ आदमी। Q1 म्यूजिक। ठीक है, बोलिए सर, मैं आपको किस तरह का म्यूजिक सिस्टम दिखाऊं? हमारे पास में वैसे हर बड़ी कंपनी का है, जो आप चाहें मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो सब छोड़िए सर, ये बताइए पहले ये गाड़ी कौन सी है आपकी? CID की गाड़ी है। सॉरी सर, पहले बताना था आपको। अरे यार, तो फिर फटाफट देख के बताओ अपने रिकॉर्ड में कि लेस्कॉट गाड़ी में आपने कुछ लगाया म्यूजिक सिस्टम वगैरह? जी सर। जी हाँ सर, इस तरह की 4 गाड़ियों में मैंने ऑडियो सिस्टम फिट किया है। सिस्टम का जवाब नहीं सर, मार्वलस। इसकी जितनी भी तारीफ कर रहे हैं सर, बहुत ही कम है। इसका नंबर देंगे आप? नंबर निकालिए। निखिल, पता करो ये गाड़ियाँ किसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं और इनके पते क्या हैं। उन्हीं इन्हीं में से कोई है। सर, सब जगह देख लिया, बस ये आखिरी जगह बची है। हाँ निखिल, पिछले 3 जगहों पे तो कोई सुराग नहीं मिले। देखे यहाँ कौन मिलता है। अरे ताला लगा हुआ है। क्या बात है सर? हम लोग CID से हैं। हमें मिस्टर सुमुख से मिलना है। उनके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है XY35 MT645। घर पे नहीं है क्या वो? साहब, मैंने सुना था कि वो 2 महीने पहले ही मर गया था। क्या? सुमुख 2 महीने पहले मर चुका है? जी साहब। और आपको? सर, मेरा नाम सनी है सर, मैं इसी खुली में रहता हूँ सर। मैंने सुना था कि दोनों बाप बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। बेचारे दोनों इसी खोली में जल के मर गए थे। ये सब कैसे हुआ? आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? वो सब कुछ आधी रात को हुआ ना, तो किसी को पता ही नहीं चला। मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। आप साहब, मेरा नाम कांता है, मैं बाजू वाली खोली में रहती हूँ। अच्छा, ये सुमुख की जो गाड़ी है वो कहाँ है? गाड़ी? क्या सुमुख के पास गाड़ी थी? साहब, हमने तो कभी नहीं देखी। और सुमुख तो चल ही नहीं पाता था साहब, तो गाड़ी कैसे चलाता? सुमुख चल नहीं पाता था? जी नहीं। मधुसूदन को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया वो गाड़ी सुमुख के नाम पर रजिस्टर्ड है और सुमुख चल नहीं सकता था। ये क्या राज है तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा। जलकर आत्महत्या कर लेते हैं। जब तक दोनों जलकर पूरी तरह से राख नहीं हो जाते, यहाँ पड़ोसियों को कुछ पता तक नहीं चलता। बड़ी अजीब बात है। मतलब सर, आपको शक है कि सुमुख और उसके पिता ने आत्महत्या नहीं की, उन दोनों को किसी ने जला के मारा था और अब कोई उनकी मौत का बदला ले रहा है? हाँ, और वो आदमी सुमुख का कोई करीबी दोस्त हो सकता है या फिर उसके पिता का कोई करीबी रिश्तेदार। लेकिन एक बात है। वो कैसे? डॉक्टर सालुंके ने हमें बताया था कि मिस्टर कुमार के गले पे जो राख मिली थी वो 2 अलग अलग लोगों के थे और दोनों रिश्तेदार थे। तो हो सकता है कि दोनों बाप बेटे हो। सर, इसका मतलब वो राख सुमुख और उसके पिता की है? हाँ, मुझे शक तो है, पर कंफर्म करना बहुत जरूरी है। एक काम करो, DNA टेस्ट के लिए उनके बाल उठा लो यहाँ से और बाथरूम से टूथब्रश और घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो कुछ मिलता है। सर, ये एनवलप मिला है अंदर से।
ये तो लोन एप्लीकेशन है, गोल्डन फाइनेंस लोन एप्लीकेशन फॉर्म। गोल्डन फाइनेंस तो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, कोई बैंक नहीं है। और ये फाइनेंस कंपनी का लोन एक्नॉलेजमेंट लेटर 2 महीने पहले का है। सुमुख के मरने से 2 महीने पहले का। हाँ तारिका, क्या पता चला? तो सुमुख के घर से जो टूथब्रश और बाल के सैंपल आप लोगों ने भिजवाए थे, उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। और नतीजा? परफेक्ट मैच। दोनों लाशों के गले पे पाई गई राख सुमुख और उसके पिताजी की ही है। मतलब मेरा शक सही निकला। कोई तो है जो सुमुख और उसके पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन सर, ये समझ में नहीं आता कि मिस्टर पार्थ और मिस्टर कुमार को मारने से पहले उन्हीं ने उनके बाल क्यों काटे? एक क्राइम सीन को एक सैलून का रूप क्यों देना चाहता है? सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन करीबी लोग हैं सुमुख और उसके पिताजी के जो उनकी मौत का बदला लेना चाहते हैं, और फिर इन दोनों ने आत्महत्या ही क्यों की? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उन दोनों को मार डाला हो और आत्महत्या दिखा रहा हो। और सर, मिस्टर पार्थ और मिस्टर कुमार को खूनी ने उनके घर में ही मारा, लेकिन मिस्टर मधुसूदन को उसने अगवा कर लिया जानबूझ कर। हो सकता है मधुसूदन को किसी खास जगह ले जाकर के मारना चाहता हो। अच्छा, गोल्डन फाइनेंस कंपनी के, ठीक है। सुमुख ने मरने से पहले गोल्डन फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाहा था। गोल्डन फाइनेंस कंपनी। हेलो सर, वेलकम टू गोल्डन फाइनेंस। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और आपकी कंपनी के मालिक रघुवीर से मिलना चाहते हैं। सीआईडी से? क्या बात है सर? हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी। कहाँ है वो? सर, रघुवीर सर तो नहीं है और आज वो ऑफिस में भी नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? सर, उनके पार्टनर मिस्टर पार्थ की हत्या हुई थी, तो आज उनकी शोक सभा है, तो सर वहीं पे गए हैं। पार्थ? ये वही पार्थ तो नहीं जिनका बांद्रा में खून हो गया? जी सर, वही। अच्छा, क्या पार्थ और रघुवीर कंपनी में पार्टनर्स थे? काफी समय से वो दोनों साथ में काम कर रहे थे और ज्यादातर फैसले मिस्टर पार्थ ही लिया करते थे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। पता लगाना पड़ेगा ये सुमुख पार्थ को जानता कैसे था और फिर उसने पार्थ को मारा क्यों। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। आपके बिना मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं। मैं कैसे जीऊंगी? एक्सक्यूज मी, रघुवीर। मिस्टर रघुवीर, प्लीज। ठीक है, मैं ही रघुवीर। माफ करना, इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। मिस्टर पार्थ आपके बिजनेस पार्टनर थे? जी हाँ सर, 20 साल पहले मैंने एक कंपनी शुरू की थी जो पिछले 10 साल से घाटे में जा रही थी। पार्थ अगर उसे ज्वाइन नहीं करता तो कंपनी डूब जाती सर। मैं रोड पे आ जाता। बहुत अच्छा आदमी था सर। अच्छा, आपने कभी किसी मिस्टर कुमार या मधुसूदन का नाम सुना? नहीं सर, मैं इन दोनों लोगों से नहीं मिला और ना ही कभी पार्थ के मुंह से इनका नाम सुना है। लेकिन क्या हुआ सर? मिस्टर कुमार का भी खून ठीक उसी तरह से हुआ है जैसे मिस्टर पार्थ का हुआ है, और हमें शक है कि मधुसूदन को भी उसी खूनी ने अगवा किया है। खैर, अब ये बताइए कि आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। पार्थ बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था, वो अपने घर और काम से मतलब रखता था। ना तो उसकी कोई बुरी सोबत थी और न ही उसे कोई बुरी आदत थी। मिस्टर पार्थ ने कभी सुमुख नाम के किसी आदमी के बारे में कुछ बताया आपको? सुमुख? हाँ, सुमुख नाम के एक आदमी ने हमारी कंपनी में एक लोन के लिए अर्जी दी थी 25 लाख रुपए की।
लेकिन पार्थ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, कुछ पता है? नहीं सर, लेकिन एक बात जरूर है, पार्थ को अगर लगता था कि कोई आदमी हमारा पैसा नहीं लौटा पाएगा तो वो उसकी अर्जी नामंजूर कर देता था। और उसका ये फैसला हमेशा ठीक होता था सर, इसलिए हमारी कंपनी फायदे में चल रही थी। थैंक यू रघुवीर, थैंक यू। तो शायद सुमुख ने मिस्टर कुमार और मधुसूदन उन दोनों से भी कर्जा मांगा होगा। वैसे उनकी तो कोई भी फाइनेंस कंपनी नहीं थी। लेकिन कभी कभी बिजनेसमैन ऊंचे ब्याज पर कर्जा दे दिया करते हैं। एक काम करो, मिस्टर कुमार और मधुसूदन इन दोनों के परिवार वालों को और उनके ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उन सबको ब्यूरो बुलाओ। सर, ये कुमार जी की पत्नी है और ये मधुसूदन जी की पत्नी है। और सर, ये दोनों मधुसूदन जी की कंपनी में काम करते हैं। सर, मेरे पति का कुछ पता चला? वो सही सलामत तो है ना? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पति को हम सही सलामत वापस ले आएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे मिस्टर कुमार छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, है ना? और मिस्टर पार्थ की कंपनी लोगों को बिजनेस के लिए पैसे उधार देती थी। तो क्या वैसे ही मधुसूदन जी भी व्यापारियों को पैसे उधार देते थे, लोन देते थे? जी हाँ सर, वैसे तो हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, लेकिन मेरे पति लोगों को बिजनेस के लिए प्राइवेट लोन भी दिया करते थे। आप लोग मधुसूदन जी के ऑफिस में काम करते हैं, जरा याद करके बताइए, कोई सुमुख नाम का आदमी आया था क्या उनसे लोन मांगने के लिए? हाँ सर, 3 महीने पहले मिस्टर सुमुख की लोन एप्लीकेशन आई थी, लेकिन सर ने उसे लोन देने के लिए मना कर दिया था। ये सुमुख तो मर चुका है और यहाँ तक कि उसके पिता की भी मौत हो चुकी, तो फिर कौन है जो ये सब कर रहा है? कोई ऐसा आदमी जो सुमुख और उसके पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, करीबी रिश्तेदार या दोस्त। हाँ अभिजीत, पता लगाना ही पड़ेगा इनके रिश्तेदार और दोस्तों के बारे में, पता लगाना ही पड़ेगा। शोभा जी, तो आप मालकिन इस चौल की? ओए साहिब, गरीब और मुसीबत के मारे लोगों की मदद करती हूँ, उनको खोली भाड़े पे देती हूँ। वो साहिब सोशल सर्विस। सोशल सर्विस? सोशल सर्विस करते करते यहाँ पे रहने वाले लोगों की पहचान पत्र की कॉपी नहीं लेती हैं? राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला हमें यहाँ से, जिससे सुमुख और उसके पिताजी के बारे में कोई जानकारी मिल सके? अरे साहिब, सब गरीब लोगों के पास किधर होता है पहचान पत्र? आपके पास उनका कोई फोटोग्राफ है? नहीं साहिब, सुमुख और उसके पिताजी 4 महीने पहले आए थे। साहिब, उसका लड़का विकलांग था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। मैंने तो उसको खोली देके उसकी मदद की। साहिब, वो बाप बेटा दोनों जलकर मर गए। अरे उसके बाद पुलिस का कितना लफड़ा झेला मैंने। अच्छा, आप लोग यहीं पे रहते हैं? किसी को तो इस खोली में आते जाते देखा होगा? नहीं। और आपने? सर, मैं तो यहाँ 3 महीने पहले ही रहने आया हूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साहिब, ये सच बोलता है, ये तो अभी रहने को आया है। वो दोनों बाप बेटा ना किसी से बात नहीं करते थे, कोई रिश्तेदार दोस्त कोई उनको मिलने नहीं आता था। अच्छा, आप लोगों ने कभी उन्हें बात करते हुए सुना या फिर किसी का नाम का जिक्र करते हुए सुना? याद करिए। हाँ साहब, मरने से 3 दिन पहले रात को बाप बेटे में खूब झगड़ा हुआ और किसी बात को लेकर बहस भी हो रही थी। कैसी बहस? वो सुमुख अपने पिताजी को किसी कागज पे साइन करने के लिए कह रहा था और उसके पिताजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं कोई साइन नहीं करूंगा। सर, शायद सुमुख अपने पिताजी से किसी लोन के कागजात पे साइन करने के लिए कह रहा हो, गारंटर के तौर पर, या किसी चीज को गिरवी रखे और उसके पिताजी मना करें इस बात के लिए। हो सकता नहीं फिर, पर अब भी सवाल वही है कि आखिर वो कौन है जो सुमुख और उसके पिताजी की दर्दनाक मौत का बदला लेना चाहता है? ये सलून किलर आखिर है कौन? ये कैसे हो सकता है अभिजीत? 4 महीने से सुमुख अपने पिताजी के साथ उस चाल में रह रहा है और फिर भी किसी भी पड़ोसियों को उनके बारे में कुछ पता तक नहीं। सर, पड़ोसी बता रहे थे दोनों बाप बेटे में बनती नहीं है, बहस होती रहती है, इसलिए सुमुख के पिताजी ज्यादातर घर के बाहर रहते हैं और ये सुमुख अपाहिज होने के कारण घर के अंदर। बाप बेटे किसी से बातचीत भी नहीं करते। सर, बाप बेटे के आपसी झगड़े से किसी का क्या लेना था? और कोई इन्हें जला के क्यों मारेगा? और फिर खूनी ने मधुसूदन को क्यों किडनैप किया? और अगर किडनैप किया भी है तो छुपा के कहां रखा होगा?
हेलो जी हाँ, कहाँ पे? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जिस कार में मधुसूदन को किडनैप किया गया था उसका पता चल गया है। अभी थोड़ी देर पहले उसे गोमती नगर चाल के पास पाया गया है। तो फिर अभिजीत, मधुसूदन को भी वहीं पे छुपा के रखा गया है। गोमती नगर, गोमती नगर। यहां से हमें पैदल ही जाना होगा, लेकिन सावधान रहना, खूनी कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है। इस बार वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। पंकज, तुम में से किसी ने गोली चलाई? नहीं सर, मैंने तो गोली नहीं चलाई। नहीं सर, मैंने नहीं चलाई। तब तो ये जरूर उसे खूनी का काम होगा। जिस दिशा से गोली की आवाज आई है उधर आ जाओ। Q1 जिंदा है, इसे संभालो। आओ पंकज। खूनी को पता चल गया था कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। वापस चलो। सुनो, अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वो कौन था जिसने गोली चलाई? और वो तुम सबको मारना क्यों चाहता था? वो हमारे बॉस को ले गया। बॉस? क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? लकी नाम है वो। लकी? और ये सब कौन है? ये सब भागे सारे हमारे साथी। एक खूनी एक गुंडे को क्यों अगवा करेगा? सुन, इसने मुजरिम को देखा है। हर हाल में इसका बचना जरूरी है। हॉस्पिटल ले जाओ इसे। आप लोग लेट एरिया का ऑपरेशन करना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, इस आदमी के बयान पर 2 लोगों की जान दांव पर लगी है। 2 लोगों की जान? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर साहब, हमें खूनी को ढूंढ रहे हैं। उसने 2 खून किए और 2 लोगों को पकड़ के रखा है, और उसके बारे में सिर्फ यही बता सकता है। अभी यही देखिए, उसको होश ऑपरेशन के बाद ही आएगा। वो बहुत बह चुका है। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोई तो रास्ता होगा जिससे थोड़ी देर के लिए तो होश में आ सकता है। प्लीज डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में वक्त लगेगा और इसे होश भी पता नहीं कब आएगा। उन 2 लोगों की जान बचाने के लिए 1-1 मिनट कीमती है। अगर ऐसा है तो एक रास्ता है, हम इसे होश में ला सकते हैं। क्या? मैं इसको एड्रेनालाइन का इंजेक्शन देता हूँ। नर्स, जल्दी जाओ। उसको देने के बाद इसको तुरंत होश आ जाएगा, लेकिन उसका असर कुछ देर तक रहेगा। लेकिन उसके बाद इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा, और मैं आपको 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। क्या हुआ? मैं क्या हूँ? चौल में किसी ने तुम पर गोली चलाई थी। कौन था वो आदमी? सुमुख का भूत लकी भाई को उठा ले गया। सुमुख का भूत? हाँ, लकी भाई ने उसे मार दिया था। अब वापस आ गया। ये बेहोश हो गया है। इसको ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा। चलो। सुमुख जिंदा है? उसी की तो राख मिली थी ना कुमार और पार्थ के गले में। तो फिर ये सुमुख जिंदा कैसे हो सकता है? अगर सुमुख जिंदा है तो वो राख थी किसकी? और इस वक्त सुमुख कहाँ है? इसका जवाब तो वो अकाउंटेंट देगा। लकी का सबसे विश्वासु अकाउंटेंट। उठाओ उस अकाउंटेंट को।
मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो बताओ मिस्टर विजय, तुम एक MBA हो, कहीं भी नौकरी कर सकते थे, फिर भी तुमने लकी जैसे क्रिमिनल के लिए काम करना उचित समझा। उसके गैर कानूनी धंधों का हिसाब किताब तुम ही संभालते हो ना? हाँ, मैं ही संभालता था। तो सुमुख के बारे में क्या जानते हो? सुमुख? उसने तो लकी भाई से 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन समय पर रकम लौटा नहीं सका। और उस वक्त लकी भाई को शहर में अपने नाम की धाक जमानी थी, इसलिए उन्होंने सुमुख और उसके पिताजी को मरवा दिया। लेकिन आप सुमुख के बारे में क्यों पूछ रहे? वो तो एक छोटी सी मक्खी। जिसे तुम एक छोटी सी मक्खी कह रहे हो, उसने लकी को अगवा किया, उसके सारे आदमियों को मरवा दिया। एक अपाहिज ने तुम्हारे लकी भाई को खत्म कर दिया, समझे तुम? अपाहिज? कौन है अपाहिज? सुमुख तो अपाहिज नहीं था। क्या? सुमुख अपाहिज नहीं था? नहीं, लेकिन चौल में सबने बताया था कि वो अपाहिज था। नामुमकिन है। जब वो लकी भाई से उधार मांगने के लिए आया था तब मैं वहां पर मौजूद था। किस लिए मांगने आया था वो पैसे? वो नई दुकान खोलना चाहता था और अपने पिताजी के लिए नया घर लेना चाहता था, लेकिन वो अपने पैरों पे चलकर वहां पर आया था और अपने पैरों पर ही वहां से गया। सरफिरी है कौन जो नकली सुमुख बन के घूम रहा है, जबकि असली सुमुख अपाहिज था और अपने पिताजी के साथ जल के मर चुका है कौन ये बहरूपिया? अच्छा, तुम्हारे पास उस आदमी का पता है जो लकी से पैसे मांगने आया था? हाँ। मांडवा गली खोली नंबर 4। मांडवा गली खोली नंबर 4? ये तो वही चौल है जहां पे हम लोग जाके आ चुके हैं। ये वही जगह है जहां लकी ने अपने गुंडों को भेजा था सुमुख और उसके पिताजी को जला के मार डालने के लिए। एक मिनट, मेरे पास उस नई जगह का भी पता है। सुमुख ने दुकान बनाने के लिए इस जगह को भाड़े पे लिया था। 12 मयूर चौक, नविहार लेन। नविहार लेन, उसकी दुकान चलता है। बहुत कर ली उसने दुकानदारी। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बेवजगी है? देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी मदद की हो, तुमने मुझे जबरदस्ती बांध के रखा हुआ है। देखो देखो, सारा किया जरा इस लड़की का है। तुम्हारे बाबा को मैंने नहीं मारा है, तुम्हारे बाबा को इसने मारा है। क्या बकवास कर रहा मधुसूदन? हाँ, जब इसने बचा हुआ पैसा नहीं दिया तो तेरे कहने पे मैंने इसके पिता को मारा और इल्जाम मुझ पर लगा रहा तू। देखो मुझे जाने दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैं सच कहता हूँ, ब्याज भी नहीं लूंगा, सच कह रहा हूँ। क्या हुआ लकी? बोलती बंद ना। सर मेरा नाम सनी है सर, मैं इसी खुली में रहता हूँ। और आप? मिस्टर मधुसूदन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट। कितनी उम्मीद लेकर आया था ना मैं तुम्हारे पास। मैं तो बस एक छोटा सा सैलून खोलना चाहता था। अरे भीख मांगने नहीं आता तुम्हारे पास, उधार मांगने आया था। पूरे कागजात नहीं थे मेरे पास बैंक से लोन लेने के लिए। मजबूर तुम जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और तुम जैसे लोग खून चूस लेना चाहते हो हम जैसे गरीबों का। नहीं, लेकिन मैं ऐसा लकी भाई, एक किस्त देने में देर कर देने पर कोई किसी के बाबा और उसके निर्दोष बेटे को चलाकर मार सकता है क्या? हाँ? गलती है, माफ कर दो प्लीज। अब मैं माफी मांग रहा हूँ। इसके बहकावे में आ गया था मैं, इसके मधुसूदन के, इसीलिए मैंने किया था। लेकिन सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को जलाकर मार डाला था, तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हारे बेवकूफ गुंडों ने मुझे नहीं मारा, मेरी जगह मेरे निर्दोष अपाहिज भाई को जलाकर मार दिया, समझे? क्या? तुम्हारा छोटा भाई भी था? मेरा छोटा भाई भी था, वो चल नहीं सकता था। आखिर क्या दोष था मेरे भाई मृदुल का? उसको सुमुख समझकर इसके गुंडों ने जलाकर मार दिया। मधुसूदन, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर अभी तक मैंने तुम्हें समझा क्यों रखा है? क्योंकि तुम मुझे अच्छा आदमी समझते हो और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ना चाहते थे। चुप! तेरी वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा। तेरी आंखों के सामने मैं लकी का खून करूंगा, ताकि तू देख सके कि मरते वक्त कितना दर्द होता है। उसके बाद
इसके बाद मैं तुझे मारूंगा ऐसे ही, ताकि तू एक बार नहीं बार बार मर सके, बार बार मर सके। तुम ऐसा नहीं कर सकते लकी, तुम कुछ करो। हाँ मधुसूदन, मैं करता हूँ तुम्हारे अपने लिए कुछ। हाँ देखो प्लीज भेज छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज। सुमुख, सीआईडी, आप लोगों को इस जगह के बारे में किसने बताया? लकी के अकाउंटेंट। और तुम्हारा खेल खत्म। माफ कर दीजिए सर, मैं ऐसा नहीं था सर। बदले की आग में मैं अंधा हो गया था। मैं तो एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता था। मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा स्कूल टीचर थे। उन्हें मेरा ये बाल काटने का काम पसंद नहीं था, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगा। जब मैंने एक सैलून में नौकरी करना शुरू की, मेरे बाबा ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। और तुम्हारे पिताजी शोभा जी की चौल में चले गए रहने के, और तुम भी उनके पीछे पीछे वहां चले गए और उसी चौल में रहने लगे। हाँ सर, जैसे ही मुझे पता चला कि बाबा और मृदुल वहां रहने लगे तो मैं भी वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन मेरे बाबा तो मुझसे गुस्सा थे। उन्होंने चौल में किसी को नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूं, पर मैंने भी ठान ली थी कि अपना खुद का एक सैलून खोलूंगा और बाबा को साबित कर दूंगा कि एक हेयर स्टाइलिस्ट बन के भी एक इंसान कामयाब हो सकता है, उसे इज्जत मिल सकती। और इसीलिए तुमने लोन लेने के बारे में सोचा? हाँ हाँ सर, पर फिर भी मुझे बैंक से लोन नहीं मिल पाया। एक बार मैंने कोशिश भी की, बाबा को गारंटर के तौर पर लोन के कागजात पर साइन कराने के लिए कहा, लेकिन मेरी उनसे बहस हो गई। ये बात कांता ताई ने भी सुनी थी। पार्थ और कुमार, उन लोगों ने भी मुझे कर्जा देने से मना कर दिया था सर। और आखिर में सलून खोलने के लिए तुमने लकी से पैसे उधार लिए, क्यों? हाँ सर, और मेरा सैलून ठीक ठाक चलने भी लगा था। बस एक किस्त देने में देर कर दी थी। लकी ने अपने गुंडे बेचकर मेरे बाबा और मेरे छोटे अपाहिज भाई को जलाकर मार दिया था। और दुनिया के सामने तुमने अपने भाई की जगह खुद को मार डाला। हाँ सर, मुझे मेरे पिताजी और मेरे भाई की मौत का गम बहुत सता रहा था। मुझे चैन से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पता लेने की ठान ली थी। फिर मैंने उनको एक कमाल का हेयर कट दिया। सबको मैंने एक एक करके मार डाला। जब तक फांसी का फरमान नहीं आ जाता, जेल में बैठ के दूसरे कैदियों को हेयर कट देते रहना। और तुम लोगों को भी सुमुख के पिता और उसके भाई के खून के इल्जाम में फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।